हेलो फ्रेंड, मैं रुपेश आपका मेरे चैनल टेक रिसर्च पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले एनसीईआरटी एक्सप्लेनर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन के बारे में, जो कि आपको आने वाले जितने भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें और फिर जितने भी जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इसी समय से जो क्वेश्चंस उठ के आते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आज क्लास 10 के चैप्टर 1 से लेकर 3 तक के बीच के जितने भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सप्लेनर के, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें। और ये वीडियो बहुत सारे पार्टों में होंगे और इसमें मैं सबसे फर्स्ट पार्ट ये है जिसमें मैं 1 से लेकर 3 तक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद सेकेंड चैप्टर और उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट होगा जिसमें फोर्थ और फिफ्थ होगा। जैसे कि आपका पार्ट 1 पार्ट 2 में आपका केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आगे फिजिक्स और बायो का जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनेगा वो, अगर आप लोग अगर हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलिए आप लोग का समय न बर्बाद करते हुए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी एक्सप्लेनर है जो कि आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक के बारे में आपको बताएगा। और ठीक है, और चलिए तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक रासायनिक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो जल के क्वथन पर जलवाष्प बनना, बर्फ के गलन पर जल का बनना, जल में लवण का विलय होना या द्रवित पेट्रोलियम का गैस बनना। तो जो आपका जो उत्तर होगा वो द्रवित पेट्रोलियम का गैस बनना हो जाएगा। एक मिनट, शायद पेन सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, आपका जो उत्तर हो जाएगा वो भौतिक परिवर्तन नहीं। जैसे कि अगर ये जो द्रवित पेट्रोलियम का गैस में जो बनना है, यानी एक बार कोई भी पेट्रोल या डीजल जल जाने के बाद वो वापस गैस में कन्वर्ट नहीं होती है, तो यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन अर्थात ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं निम्नलिखित अभिक्रिया में का एक उदाहरण है। NH3 से यानी कि अमोनिया से और ऑक्सीजन से मिलाने पर NO और गैस और H2O मिलेगा। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर क्या है? तो जो आपका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा सेकेंड और थर्ड दोनों, नहीं फर्स्ट और थर्ड दोनों। यानी कि यह एक प्रकार का प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी है, यह एक प्रकार का प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यह एक प्रकार का प्रतिस्थापन भी अभिक्रिया है। एक मिनट, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद यह एक उपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ रहा है, यानी ये एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन भी है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। इसके बाद हम लोग अगले पर चलेंगे। जो आपका जो अगला क्वेश्चन है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या कि दी हुई अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। Fe यानी कि लोहा और अगर वाटर को अगर मैं आपस में मिक्स करूंगा तो वो Fe3O4 बनेगा या फिर हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इसमें आपका क्या क्या ऑप्शन सही है? तो आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, जल अपचित हो रहा है, जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, या फिर क्या हो रही है? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा, इसको उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1, 3 और 4 दोनों। यानी आयरन की धातु ऑक्सीकृत हुई, यानी कि जो लोहा है उसमें ऑक्सीजन मिल रहा है, Fe3O4 बन रहा है। इसके बाद इसका सेकंड उत्तर हो रहा है क्योंकि जल का अपचयन भी हो रहा है, क्योंकि वाटर हाइड्रोलाइज हो रहा है। उसके बाद आपका जो उत्तर हो जाएगा 4, यानी जल ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य करते हैं, यानी आपका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऊष्माक्षेपी है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक ऊष्माक्षेपी है? तो बिना बुझे हुए चूने के साथ जल की अभिक्रिया, एक अम्ल का तनुकरण, जल का वाष्पीकरण, कपूर क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों। बिना बुझे हुए चूने के साथ जल का अभिकरण, ये एक ऊष्माक्षेपी है। और इसके बाद एक अम्ल में जल का तनुकरण, यानी अगर अम्ल में हम जल को अगर मिलाते हैं तो भी ऊष्मा निकलती है। तो अर्थात आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, तो हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 5th नंबर क्वेश्चन है कि एक 25 ml जलयुक्त ABC एक बीकर है के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए, जिसमें ABC बीकरों में कुछ मात्रा में क्रमशः NaOH और CuSO4 into NaCl मिलाया गया है। तो यह प्रेक्षित किया गया है कि बीकर A B के विलयन में ताप में वृद्धि होगी, जबकि बीकर C के विलयन में ताप की कमी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो आपका उत्तर हो जाएगा
वो हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 4 दोनों। जैसे कि यह एक बीकर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है और ये आपका और फोर्थ हो जाएगा बीकर सी एक ऊष्माशोषी प्रक्रम में भाग ले रहा है। इसका अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट के तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया तो हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है, अतः एक गुलाबी रंग विलुप्त हो जाता है। यह कौन सी व्याख्या एक सही है? तो KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, FeSO4 ऑक्सीकृत हो रहा है, या फिर ऑक्सीकृत हो रहा है, या FeSO4 एक ऑक्सीकारक है और KMnO4 ऑक्सीकृत हो रहा है, तो तन्यता के कारण रंग विलुप्त हो जाता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। KMnO4 एक अस्थायी यौगिक है और FeSO4 उपस्थिति के एक रंगहीन यौगिक है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एक। KMnO4 एक ऑक्सीकारक है और यह और जिसमें FeSO4 ऑक्सीकृत हो रहा है। हाँ ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर। तो आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है या अभिक्रियाएं हैं? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा द्विविस्थापन, यानी दोनों का विस्थापन हो रहा है, तो आपको उत्तर हो जाएगा एक सेकेंड, यानी केवल का केवल सेकेंड आंसर होगा। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा ओनली सेकेंड, क्योंकि Na2SO4 BaCl2 में Ba के साथ SO4 जा रहा है और Na के साथ Cl2 जा रहा है, यानी ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का उद्भासन व स्लेटी क्यों हो जाता है? वह स्लेटी क्यों हो जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड के विलयन अपघटन बनने के लिए सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने के लिए सिल्वर क्लोराइड के उर्ध्वपातन से, या सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस के विघटन से, या सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण से। तो जो आपका उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा केवल एक, यानी सिल्वर क्लोराइड के अपघटन के सिल्वर बनने के लिए ही ये, यानी आपका उत्तर हो जाएगा केवल एक। हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में चूने को बुझाना कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी यह एक प्रकार का कैसा एक अभिक्रिया है? तो यह एक प्रकार का एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और यह एक प्रकार का एक, इसमें pH की 7 से ज़्यादा, यानी यह एक क्षार होगा और ये एक इसका pH भी इतना होगा, यानी आपको हो जाएगा बी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं कि बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया के प्रकार को सही दिखाता है, यानी यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि केवल सेकेंड और फोर्थ, यानी यह एक प्रकार का अवक्षेपण अभिक्रिया होगा और यह एक प्रकार का द्विविस्थापन भी अभिक्रिया होगा। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आपको इसका PDF आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो के नीचे मैं एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जल और विद्युत अपघटन एक अभिक्रिया है, जल की विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोलर अनुपात कितने होते हैं? तो इसके जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मोलर अनुपात होंगे वो होंगे 2:1, यानी कि H2O, यानी हाइड्रोजन में इसके 2:1। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्माक्षेपी प्रकरण है? कौन एक ऊष्माशोषी प्रकरण, किसमें ऊष्मा का शोषण होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, जल वाष्प का संघनन, जल का वाष्पीकरण। तो आपका जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि सेकेंड और फोर्थ दोनों। अब अगला क्वेश्चन है कि जलीय पोटासियम आयोडाइड और जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया के आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। तो इस प्रक्रिया को करते समय लेड नाइट्रेट उपलब्ध न हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट का स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है? लेड सल्फेट, लेड एसीटेट, या फिर अमोनियम नाइट्रेट, या पोटासियम सल्फेट। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट, सॉरी अमोनियम नाइट्रेट नहीं होगा, लेड एसीटेट। ठीक है, एक मिनट, आपका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा लेड एसीटेट, यानी जो लेड एसीटेट होगा वह इसी का स्थान लेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाए? यानी कि तेल जो है उसको
ताज़ा बनाने के लिए हम लोग कौन से गैस का उपयोग करेंगे? तो हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, या फिर हीलियम और नाइट्रोजन। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हीलियम, और हम जो नाइट्रोजन होता है इसका उपयोग करते हैं, तब ना हम लोगों का जो भी चिप्स वाला पैकेट रहता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है? कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? यानी 2KiCl3 ऊष्मा उत्प्रेरक का इस्तेमाल करेंगे, 2KCl और 3O2 गैस होगा, तो कौन सा सही है? तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो होगा, यह एक अपघटन अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी प्रकृति का, यह एक संयोजन अभिक्रिया, यह एक अपघटन प्रक्रिया तथा ऊष्मा के निकलने के लिए संपन्न होती है, यह एक प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया, यह ऊष्माक्षेपी प्रकृति का है। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा, यह एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का उपयोग हो रहा है, इसमें रासायनिक अपघटन अभिक्रिया, और यह एक ऊष्माक्षेपी है, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? कौन से प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया होती है? एक गैस सिलेंडर के निम्न दाब को ऑक्सीजन गैस का भंडारण करता है, वायु का द्रवित होती है, चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रख देना, या उच्च दाब पर वायु के कॉपर के तार को गर्म करना। तो आपका जो उच्च ताप पर अगर हम लोग वायु के कॉपर के तार को गर्म करेंगे तो कॉपर का ताप उड़ जाएगा, और यह एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया ताप और क्रिया कारकों के क्रिया फलों और अवस्थाओं को सही संकेत चिन्हित द्वारा प्रदर्शित किया गया है? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के मिलाने के साथ वाटर का बनना, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ मिला के 2 वाटर का लिक्विड बनना, लिक्विड ऑक्सीजन के साथ गैस बनना, ये किस प्रकार का चिन्हित किया गया है? तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डू, यानी कि गैस, और यानी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस रहता है, ऑक्सीजन भी गैस रहता है, और जो वाटर मिलेगा वो भी वाटर पर बनेगा, यानी क्रियाकाल अवस्थाओं को सही रूप से चेक, यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन भी गैस की अवस्था में पाया जाता है, और वाटर पेपर भी गैस की अवस्था में होगा, यानी हाइड्रोजन लिक्विड और ऑक्सीजन आपस में नहीं मिलता, यानी आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया उससे कहते हैं जब दो अणु आपस में मिलकर एक नए, या 2 अणु आपस में मिलकर एक नए कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो जो आपका जो संयोजन अभिक्रिया वो एक सेकेंड नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें Mg और H2 आपस में मिलकर MgOH बनता है, और एल्युमिनियम और 3 हाइड्रोजन ऑक्साइड आपस में ये बनता है, यानी आपका जो सेकेंड और जो थर्ड होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, ये था आपका चैप्टर 1 का क्वेश्चन। अब हम लोग चैप्टर 2 के क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चैप्टर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि क्या होता है जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है? तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, तापमान का ताप घटता है, विलयन ताप का विलयन समान रहता है, या लवण का निर्माण होता है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब अम्ल को एक क्षार के साथ बनाएंगे तो यह लवण का निर्माण होता है, यानी चैप्टर 4 हो गया, और इसका ताप बढ़ जाता है, यानी कि जब हम लोग अम्ल और क्षार के साथ जब मिलाएंगे तो जो आपका जो तापमान होगा विलयन का वो बढ़ जाएगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा डी, फर्स्ट एंड 4। अगला क्वेश्चन है कि एक जली विलयन द्वारा लिटमस विलयन को नीला कर देता है, इनमें से किसके विलयन की अवस्था में यह उपयुक्त व्युत्क्रम हो सकता है? अर्थात क्वेश्चन कह रहा है कि एक जली विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है अर्थात वह क्षार होगा, निम्नलिखित में से किसके विलयन का अधिकार मिलाने पर वह पुनः व्युत्क्रम, यानी क्या मिलाने पर वापस वह क्षार बन जाएगा? तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो गया अम्ल, यानी कि क्षार डाले थे, अब अगर अम्ल डाल देंगे तो वह वापस फिर से व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये बेकिंग सोडा ये क्षार का काम करेगा, चुनावी क्षार काम करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन भी क्षार काम होगा, लेकिन ये अम्ल है, तो यानी अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरचन के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली से गुजारा जाता है, और रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या है? मुक्त गैस को अवशोषित करना, गैस को नमी प्रदान करना, गैस से नमी को अवशोषित करना, मुक्त गैस का आयनित करके निर्माण करना। तो जो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गैस से नमी को अवशोषित करने का काम इसका होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं करता है? लवण में क्रिस्टलीकरण जल नहीं करता, नीलात होता है बेकिंग सोडा, धावन सोडा या जिप्सम। तो आपका जो होगा वो बेकिंग सोडा, यानी जो बेकिंग सोडा है ये लवण के क्रिस्टलीकरण में जल नहीं रखते, यानी बेकिंग सोडा में जल की मात्रा नहीं होती है, जब बाकी सब में जल की मात्रा
होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कृषि जल नहीं रखता है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन नहीं, सॉरी, फिफ्थ की जगह सिक्स डाला गया, कोई बात नहीं। हम लोग अब सिक्स क्वेश्चन पे चलते। तो जो आपका सिक्स क्वेश्चन है वो है कि दांत में इनेमल के कैल्शियम फॉस्फेट होता है, यह कैसी प्रवृत्ति का? यानी इनेमल जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो किस प्रवृत्ति, क्षारकीय, अम्लीय, उदासीन या उभयधर्मी? तो जो आपका दांत का जो इनेमल होता है वो क्षारी प्रकृति का होता है, तब हम लोग, इसलिए हम लोग के टूथपेस्ट में क्षार लगा रहता है। अगला है सातवां, निम्न मृदा के नमूने को जल में मिश्रित किया गया है और इसे स्थिर छोड़ दिया गया है, इसे छोड़ दिया गया और स्वच्छ अधिपल्लवी विलयन पीएच पत्र को नीला पीला रंग कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा? नींबू रस, सिरका, साधारण लवण या प्रति अम्ल? तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एक प्रति अम्ल जो होगा वह इसको हरा और नीला कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ता हुआ दिखाता है? यानी कौन सा पदार्थ अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ता हुआ सही क्रम में देता है? जल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल। अगर हम लोग बढ़ते क्रम में बात करेंगे तो जल, और यानी आपका उत्तर हो जाएगा 8 का ए, यानी कि जल, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक। यानी ये जल एक नॉर्मल वाटर होता है, एसिटिक अम्ल उससे थोड़ा सा ज़्यादा अम्लीय होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी के दुर्घटनावशात अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए? मतलब एक व्यक्ति पर कंसनट्रेटेड अम्ल जो है वो गिर जाती है तो उसे क्या करना चाहिए? लवण को अम्ल जल से धोना चाहिए, लवण को अधिक मात्रा में धोए और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा ले, हाथ में जल की अधिक मात्रा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलने का, या परवल क्षार से अम्ल को उदासीन करें। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी क्या हम लोग को क्या करना चाहिए? हाथ को जल से ज़्यादा मात्रा में धोना चाहिए और उस पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बन का पेस्ट लगा देना चाहिए, जिससे कि जो जलने की क्षमता है वो जलन कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है, तो इस संदर्भ में कौन सा कथन जो होगा वो सत्य होगा? यह चूने के पानी को दूधिया कर देगा, यह बुझी हुई तीली को बुझा देता है, ये जलती हुई तीली को बुझा देता है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है, यह इसमें अधिक अरुचिकर गंध होती है। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यह जली हुई तीली को बुझा देती है, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती रहती है। ठीक है, यानी आपको, और इसके अलावा ये चूने के पानी को दूधिया भी कर देता है। 1 मिनट वेट, सेकेंड भी हो जाएगा, यह चूने के पानी को दूधिया भी कर देता है, और इसके अलावा यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है। यानी आपका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 1, सेकेंड और थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने करते, तो इसका निर्माण कच्चे माल में होता है। यानी रसोई के अलावा इसका इस्तेमाल हम लोग कच्चे माल के निर्माण में भी करते हैं। धोवन सोडा का, व्यंजक चूर्ण का, बेकिंग सोडा का, बुझा हुआ चूना का। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसको धोवन सोडा का, और जो बेकिंग सोडा होता है इस दोनों का इस्तेमाल हम लोग जो होता है वो दोनों जगह पे करते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा सी। अगला है कि बेकिंग का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यह इसके अन्य अवयव क्या है? बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके अन्य अवयव क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल? तो यह एक प्रकार का टार्ट्रिक अम्ल होता है, 12। ठीक है, 12 का भी यानी टार्ट्रिक अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन है दंत क्षय को रोकने के लिए हम नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है, तो जो टूथपेस्ट होता है वो हम लोगों का वो कौन सी प्रवृत्ति का होता है? तो हम लोग का जो टूथपेस्ट होता है वो अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या संक्षारक? तो हम लोग का जो टूथपेस्ट होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, यानी आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अम्ल और एक क्षारक के जलीय प्रवृत्ति में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? पीएच मान जितनी ज़्यादा होगी अम्ल उतना प्रबल होगा, सही, गलत है। पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा, सही है। पीएच जितनी कम होगी क्षार उतना प्रबल होगा, नहीं, ये भी गलत है। और पीएच जितनी कम होगी क्षार उतना, यानी आपका 10 होगा वो सेकंड, और जो 4 है वो सही है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा डी। यानी 14 का आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका? डी, यानी कि अम्ल जितनी ज़्यादा होगी वह उतना दुर्बल होगा, और पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा, यानी आपका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है कि पाचन के दौरान आपके जो जठर रस होती है उसका पीएच की मान कितना होता है? 7 से कम होता है, 7 से ज़्यादा होता है, 7 के बराबर होता है या 0 के बराबर होता है? तो पाचन के दौरान हम लोगों का जो जठर रस होता है उसका जो पीएच होता है वो 7 से कम यानी वो अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो कौन सी परिघटनाएं होती है? आयनीकरण होता है, उदासीनीकरण होता है, तनुता लवण का निर्माण होता है या फिर क्या चीज़ होता है? तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड, यानी वो आयनीकरण होता है और तनुता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी को निम्नलिखित में से किसको अम्ल संचारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर? लिटमस, हल्दी, बैटिना इंसेक्ट्स या पिटूनिया की पंखुड़ी? यानी जो बच्चा जो दृष्टि दोष से युक्त है वह किस चीज़ का यूज़ करेगा? तो उसके लिए वह जो बच्चा होगा वह यानी वेनिला जो सत एसेंस होगा इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये गंध द्वारा बताएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्ल के साथ उपचार के पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है? मार्बल, चूना पत्थर, बेकिंग सोडा या चूना? तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चूना, यानी जो चूना होगा वह तनु अम्ल के साथ उपचार करने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? ये फिर से हो जाएगा, इसका आंसर चूना है। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अम्लीय प्रवृत्ति का? नींबू का रस, मानव, चूने का जल या फिर प्रतियम? तो जो आपका नींबू का जो रस होगा वह क्या होता है? वह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अगला क्वेश्चन है कि यह एक बैटरी लगाया गया है, यह एक 6 वोल्ट की बैटरी इसमें लगाई गई, इसमें बल्ब है, स्विच है, बीकर है, कील है और NEH और रबर कॉर्क भी दिया गया है। तो विद्युत अपघट्य की चालकता का प्रदर्शन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण को लगाया गया है? कौन सा कथन सत्य है? बल्ब नहीं चमकेगा, बल्ब चमकेगा, बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि परिवर्तन या बल्ब नहीं चमकेगा। तो जो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो 20 नंबर का वो हो जाएगा सी, यानी कि बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि अपरिपथ अपूर्ण है, क्योंकि अभी ये परिपथ पूरी तरीके से अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉर्क है इसका रबर के साथ कांटेक्ट कर दिया गया है। ठीक है। यानी कि सॉरी, आपका उत्तर हो जाएगा वो सेकंड होगा। अब यार क्या हो रहा है आज, एक मिनट बेटे, यानी आपका उत्तर जो होगा वो ये नहीं हो कि एक मिनट, ये नहीं होगा। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा सी, यानी केवल सेकेंड। यानी ये बल्ब चमके क्योंकि ये प्रबल चालन के लिए आयन के उपलब्ध हो जाएगा। अर्थात ये हुआ कि ये रबर कॉर्ड के साथ तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये तनु NOH के कारण ये परिपथ इसका पूरा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एक्वा रेजिया, हाइड्रोक्लोरिकम, सल्फ्यूरिकम, नाइट्रिकम या फिर क्या? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 का डी, यानी कि एक्वा रेजिया का, यानी जो अम्लराज होता है इसका इस्तेमाल, इसको हम लोग अम्लराज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक खनिज अम्ल नहीं है? कौन एक खनिज अम्ल नहीं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? तो जो आपका होता है जो सिट्रिक अम्ल है ये एक खनिज अम्ल नहीं है, यानी ये खनिज रूप में नहीं पाया जाता, ये फल में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक क्षारक वर्ग का नहीं है? तो NaOH, KOH, NaH4, C2H5OH, तो कौन एक क्षारक वर्ग का नहीं है? तो आपका जो C2H5OH ये एक अल्कोहल है, तो ये क्षारक वर्ग का नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है। प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल के साथ मिलकर लवण और जल, यानी धातु ऑक्साइड लवण और अम्ल देगा, ये उत्तर जो है वो आपका गलत है। ठीक है, और देख लेता हूँ। कुछ धातु अम्ल के साथ लवण हाइड्रोजन देते हैं, कुछ धातु का ऑक्साइड जल से क्रिया कर अम्ल बना देते हैं। यानी आपका जो उत्तर होगा वो बी होगा, यानी ये घटना सत्य नहीं है कि हर एक धातु का ऑक्साइड जो होगा वो जल के साथ अभिक्रिया करके लवण और अम्ल ही देता है। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि सबको सुमेलित करना है।
तो आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। कि ब्लीचिंग पाउडर, तो आपका क्या होगा, तो जो ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो जो ब्लीचिंग पाउडर है वो एक प्रकार का व्यंजक चूर्ण की तरह काम करता है, जो आपका जो और बेकिंग सोडा होगा वो एक प्रति अम्ल की तरह काम करेगा। धोवन सोडा जो होगा वो कांच का विरेचन होगा, और सोडियम क्लोराइड H+ और Cl का उत्पादन करेगा। यानी आपका उत्तर हो जाएगा कि फर्स्ट का थ्री दो में है। धोवन बेकिंग सोडा प्रति अम्ल का काम करता है, यानी कि 414, यानी आपका उत्तर जो होगा वो होगा 25 का C। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर एक व्यंजन का काम करता है, बेकिंग सोडा जो होगा वो प्रति अम्ल का काम करेगा, और जो आपका धोवन सोडा होगा वो कांच के विरेचन और सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन और क्लोरीन देगा। अगला क्वेश्चन है कि समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के समान आयतनों को मिश्रित किया गया है, और परिणामी विलयन को पीएच का मान पीएच पेपर द्वारा जांचा गया प्रत्येक रंग प्राप्त होगा। यह क्या मतलब, जो टंडी क्या बोल रहा है कि पीएच स्केल पर, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को समान आयतन को मापा गया है, तो जो इसका विलयन होगा वो कितना होगा, तो इसका जो विलयन होगा वो पीला हरा, यानी ये 7 से 8 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब HCl को जल में गुजारते हैं तो कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, कि यह विलयन को आयनित नहीं होता है, क्योंकि यह एक सहसंयोजक यौगिक है। यह विलयन को आयनित होता है, यह विलयन को हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल दोनों का आयन देता है। यह जल के अणु का संयोग करके निम्नलिखित विलयन को हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो जो आपका उत्तर सेकेंड और जो फोर्थ होगा वो एक सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अम्ल के साथ कौन सा कथन सत्य है, तो कड़वे लाल अम्ल को नीला कर देता है, खट्टे लाल को नीला कर देता है, खट्टा जो होगा वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, कड़वा नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो जो 28 है उसका उत्तर होगा कि खट्टा जो होगा वो नीले को लाल कर देते हैं। यानी ये जितने भी जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं, और जो अम्ल होते हैं वो आपके लिटमस को लाल कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर चैप्टर 2 का, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होते हैं। ठीक है, H3 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में H3O+ और Cl- जो होगा वो तनु विलयन में उपस्थित होंगे। अगला है कि क्लोर क्षारक, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि क्लोर क्षारक क्रम अभिक्रिया का सही प्रदर्शन को पहचानना है। ठीक है, तो जिसमें देखेंगे कि ये जो आपका जो डी नंबर ऑप्शन है NaCl एक्वस और H2O लिक्विड में एक्वस यानी हाइड्रोजन गैस भी निकलता है, तो यह एक प्रकार का क्लोर क्षारक, यानी कि जो यहाँ से क्लोरीन है वो अलग निकल रही है, और एक NaOH एक क्षार का निर्माण हो रहा है, और ये एक प्रकार का संतुलित अभिक्रिया भी है। ठीक है, और यहाँ पे एक्वस फॉर्म में है और ये गैसियस फॉर्म में। अगला है मैच द फॉलोइंग के लिए, कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, तो जो आपका जो लैक्टिक अम्ल है वो किसमें पाया जाएगा। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो हम लोगों के दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो होगा वो सिरका में पाया जाएगा। सिट्रिक अम्ल जो होगा वो नींबू में पाया जाएगा, और जो ऑक्जेलिक अम्ल होगा वो आपका टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, तो जो आपका उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, मैं अलग अलग हाईलाइटर से कर देता हूँ एक बार। लैक्टिक अम्ल जो है वो आपका दही में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर में पाया जाता है। आप इससे भी अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसमें, एक मिनट मैं पेन ले लूँ, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा सेकेंड का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O, जिप्सम जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O, और ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला हो जाएगा वो ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला है वो है आपको CaOCl2, और जो बुझा हुआ चूना है उसका फार्मूला है CaOH2। यानी आपका फर्स्ट का ए का हो जाएगा सेकेंड, सेकेंड का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा फोर्थ, और डी का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। अगला है चैप्टर 3 जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातुएं में निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दिखाता है? वह विद्युत चालकता नहीं दिखाता है, तन्यता नहीं दिखाता, श्रुतिहीनता होता है, या फिर तन्यता इसमें नहीं होता है। तो जो आपका जो धातु होता है उसमें विद्युत का चालन भी करता है, धातु और श्रुतिहीनता भी होता है और तन्यता भी होती है, लेकिन इसमें धार्मिक प्रकृति नहीं पाया जाता है। यानी आपका जो उत्तर हो जाएगा, नहीं सॉरी सर, आपका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा धार्मिक प्रकृति, श्रुतिहीनता इसमें नहीं होती है। आपका उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है धातु के पतले तार को खींचने के कारण उसके गुण को क्या कहते हैं? तो तन्यता, आघात, वर्धनता, पतले तार पे खींचने के गुण को हम लोग उसकी तन्यता के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि निम्नलिखित खाना पकाते वक्त बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम काम आता है। एल्यूमिनियम के कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी है? उच्च ऊष्मी चालकता, उच्च विद्युत चालकता, उच्च गलनांक, तन्यता। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें उच्च ऊष्मी चालकता भी होती है और उच्च गलनांक भी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो धातु होती है वो गर्म जल के साथ और ठंडे तथा गर्म जल के साथ कोई भी क्रिया नहीं करती? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, या फिर जो लोहा होता है वो। तो आपका जो लोहा होता है वो ठंडे और गर्म किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है कि आयरन तथा भाप को लंबे समय तक अगर हम लोग लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होंगे? FeO, Fe3O3, Fe3O4 या Fe2O3 या Fe3O4। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शन की बात करेंगे तो आपका 3Fe जब अगर 4H2O के साथ अगर रिएक्शन करता है, जब 4H2O के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये Fe3O4 का निर्माण करता है। O4 का निर्माण करता है जो कि सॉलिड होता है, और इसके साथ ही यह आपका 4H2 भी देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि क्या होता है जब कैल्शियम को धातु के साथ अभिकृत किया जाता है? यह जल से क्रिया नहीं करता, यह जल से प्रचंड क्रिया करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है, यह जल से कम प्रचंड क्रिया करता है, और बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की तरह चिपक जाते हैं। तो ये जो होता है ये बहुत कम रिएक्शन करता है और यह हाइड्रोजन गैस बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि थर्ड और फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर। दोस्तों थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप पेशेंस रखिएगा। ठीक है, धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातु अतिरिक्त अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? तो H2SO4, HCl, HNO3 उपरोक्त में से सभी। तो जो आपका HNO3 होता है यही जो होता है ये अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? KCl, HCl, CCl4, NaCl। तो यानी कौन आयनिक यौगिक नहीं है इसके बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो HCl, और जो CCl4 है ये एक प्रकार का आयनिक यौगिक नहीं है। अगला एक्वा रिजिया का जो संयोजन होता है वो क्या होता है? तो जो एक्वा रिजिया का संयोजन होता है उसमें आपके HCl, एक मिनट, जो एक्वा रिजिया का जो सॉल्यूशन होता है
वही तो बोला। ओ आगे पीछे हो गया, सॉरी। एक्वारिजिया का संयोजन किस रूप से होता है? ठीक है, तो जो इसका उत्तर है वो इसमें हाइड्रोजन जो HCl के 3 और HNO3 के एक पार्ट इसमें रहते हैं। ठीक है, अगला है कि 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? जल में विलेयता, ठोस अवस्था में चालू विद्युत चालकता, उच्च गलनांक एवं कथनांक, गलित अवस्था में विद्युत की चालकता। तो जो आपका उत्तर होगा ये ठोस अवस्था में विद्युत की जो चालकता होती है यह प्रदर्शन ये नहीं किया जाता इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं जो है वो प्राकृतिक अवस्था में हमें पाई जाती है? कॉपर, एल्युमिनियम, सॉरी कॉपर, Au, जिंक या फिर चांदी, यानी कॉपर, सोना, जिंक या चांदी। तो जो आपका उत्तर होगा वो धातु प्रकृति अवस्था में पाई जाती है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जो सोना और जो चांदी होती है वो, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि विभिन्न धातुओं द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है। विभिन्न धातुओं द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है? Au सोना को, कॉपर को, सोडियम को या पोटासियम, सोडियम को या फिर पोटासियम को। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फिर फर्स्ट और सेकेंड, जो सेकेंड इसको विद्युत द्वारा परिष्कृत किया जाता है, यानी 1 और 2। अगला है कि वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, निम्नलिखित में किसके कारण बनता है? तो यह जो होता है वो Ag2S के कारण होता है। किसकी पतली परत के लेपन द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण प्रयुक्त किया जाता है? यानी कि किसकी परत से लेपन द्वारा आयरन को जंग से बचाने गैल्वेनीकरण, यानी कि गैल्वेनीकरण में कौन से परत का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो जिंक हो जाएगा, यानी जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे जीवन में स्टेनलेस स्टील उपयोगी पदार्थ है, इसमें आयरन के साथ किन किन चीज़, यानी स्टेनलेस स्टील में लोहा के साथ क्या क्या चीज़ मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहा के साथ हम निकेल और क्रोमियम दोनों चीज़ का यूज करते हैं। यदि कॉपर को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो यह अपनी चमकीली भूरी सतह खो देता है और हरे रंग की परत प्राप्त करता है। यह निर्माण किसके कारण होता है? CSO4, CuCO3, CuNO3, 2 या CuO। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वो कॉपर CuCO3 के कारण। अगला क्वेश्चन है कि धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान द्रव अवस्था में पाई जाती है? यानी कि कौन सी जो धातु है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आपका जो पारा होगा Hg, वही आपका इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में क्लोराइडों का विद्युत अपघटन करती है? तो Na, Ca, Fe या Cu। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोडियम और जो कैल्शियम होती है यह गलनांक अवस्था में पाई जाती है, आपका उत्तर हो जाएगा डी। अगला है 19वां नंबर की सामान्यतः धातुएं चमकीली नहीं होती है, और कौन सी धातु अधातु जो है वो चमकीली नहीं होती है, लेकिन कौन सी ऐसी अधातु है जो कि चमकीली होती है? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयोडीन। तो जो आयोडीन होता है यह अधातु एक चमकीली होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 धातु में से कौन लवण के विलयन में 3 धातुओं को विस्थापित कर देगा? यानी धातु में कौन सा उसके लवण के विलयन से अन्य धातुओं को, यानी लवण के विलयन से धातु को विस्थापित करने में कौन मादा रखता है? तो Mg, मैग्नीशियम, चांदी, जिंक या कॉपर। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो 20 का वो हो जाएगा आपका बी, Ag। अगर हम लोग अभिक्रियाशीलता की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है मैग्नीशियम, उससे कम अभिक्रियाशील होता है जिंक, अगर हम लोग बात करेंगे उससे कम अभिक्रियाशील की बात तो कॉपर, और उससे भी कम होता है Ag। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 3 चिन्हित प्रणाली ABC में HCl, HNO3 शांत HCl, HNO3 3 का मिश्रण 2 ml लिया गया है, और प्रत्येक परख नली में धातु का एक छोटा टुकड़ा डाला गया है, और A, B में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन किंतु C की धातु जो है वो घुल गई। तो उसके अंदर क्या डाला होगा? तो जो यानी कि जो थर्ड है उसमें सांद्र
उसमें Eb में कोई परिवर्तन, यानी फर्स्ट यानी सांद्र HCl और HNO3 में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, और ये यानी सांद्र HN और सांद्र HNO इसमें मिल गया, तो अर्थात इसमें क्या मिला होगा, तो जो इसमें होगा वो धातु हो सकता है, एल्युमिनियम, सोना, कॉपर या प्लेटिनम। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें जो ही अम्लराज है तो वह सोना को क्या करेगा, घुला देगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि एक मिश्र धातु तत्व यौगिक समांगी मिश्रण या विषमांगी, तो जो भी एक मिश्रातु होता है वह एक प्रकार का वह एक समांगी मिश्रण होता है, यानी समान रूप से मिश्रा हो मिश्रण। एक विद्युत अपघटनीय सेल बनता है किसके कारण? एक विद्युत अपघटनीय सेल बनता है धनावेशित कैथोड से ऋणात्मक एनोड से, धनावेशित एनोड से और ऋणावेशित कैथोड से। तो जो आपका जो वो धनावेशित एनोड और ऋणावेशित कैथोड से जो होगा वो आपका एक विद्युत अपघटनीय सेल बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान कैथोड पर जिंक विद्युत परिष्करण के दौरान यह कैथोड पर निक्षेपित होता है, एनोड पर निक्षेपित होता है, कैथोड एनोड दोनों पर निक्षेपित होता है, विलयन में बना रहता है। जिंक का जब हम लोग विद्युत परिष्करण करेंगे तब यह क्या होगा, तो जब भी कभी भी हम लोग जिंक के विद्युत का परिष्करण करते हैं तो इसमें आपका जो है वो कैथोड पर यह निक्षेपित हो जाता है जिंक। एक तत्व एक मुलायम है और उसे चाकू से काटा जाता है, यह अत्यधिक क्रियाशील है और वायु भी फैलाने इसमें प्रचंड अभिक्रिया करता है, ये क्या है? तो जो ही यह चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस और कैल्शियम। तो आपका जो सोडियम होगा वो आंसर होगा, 25 का जो उत्तर होगा वो बी। ठीक है, मिश्रातु एक धातु और एक अधातु के साथ समांगी मिश्रण में निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रातु उसके अवयव में एक धातु रखती है, एक अधातु रखती है? पित्तल, कांसा, अमलगम या स्टील। तो जो आपका स्टील होगा वही आपका सही उत्तर होगा, यानी ये एक अधातु रखती है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम धातु के साथ एक कौन सा कथन गलत है? यह ऑक्सीजन से चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है, या ठंडे जल से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है, या गर्म जल के साथ अभिक्रिया मैग्नीशियम हाइड्रोजन बनाती है और हाइड्रोजन गैस करती है, या भाप के साथ क्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा ये ठंडे जल से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रातु में मरकरी उनके अवयव के रूप में होता है? क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिश्रातु में मरकरी उसके अवयव के रूप में होता है? स्टेनलेस स्टील, एल्किनो, सोल्डर या जिंक अमलगम। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक अमलगम जो होता है वही एक मिश्रातु और मरकरी उसके अवयव के रूप में होता है। एक्स वाई के मध्य एक्स तथा वाई के मध्य अभिक्रिया पर यौगिक जेड बनता है और एक्स इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि वाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से कौन जेड नहीं दिखाता? उच्च गलनांक, निम्न गलनांक, गलित अवस्था में विद्युत का चलन, ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो जो एक्स और जो वाई होगा यह जेड गुण नहीं दिखाता है, इसका जो गुण होगा वो होगा आपका कि वह निम्न गलनांक जो होगा वो नहीं दिखाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तीन तत्व एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं, एक्स 228 जेड 287 और 282 है। तो कौन सा कथन सही है कि जो जेड होगा वो एक धातु होगा, जेड जो होगा वो एक धातु होगा, या फिर ये एक्स एक धातु होगा, वाई धातु होगा, एक जेड अधातु होगा, या वाई अधातु और जेड एक अधातु होगा। तो जो आपका जो वाई होगा वो एक अधातु होगा और जेड एक धातु होगा, क्योंकि इसके साथ है तो ये हो गया आपको क्लोरीन, वाई है क्लोरीन और ये है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये एक धातु है और ये एक अधातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम या कॉपर। तो जो आपका जो एल्युमिनियम होता है ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाने का काम करती है। सामान्यतः अधातु विद्युत का चालन नहीं करती है, सामान्यतः धातु विद्युत का चालक नहीं होते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा चालक है? हीरा, ग्रेफाइट, सल्फर और फ्लोरीन। तो जो ग्रेफाइट होता है यह विद्युत का चालक होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि विद्युत तारों में विद्युत विरोधी पदार्थ एक परत होती है और सामान्यतः उपयोग में लाने के लिए वाला पदार्थ होता है। ग्रेफाइट, पीवीसी सभी उपयोग में लाया जा सकता है। यानी विद्युत विरोधी की एक परत होती है यानी कि पीवीसी। यानी हम लोग का अभी जो भी करंट जो वायर आता है उसमें पीवीसी का एक प्लास्टिक की परत चली होती है जो कि विद्युत का विरोध करती है यानी प्रतिरोधी होती है। अगला क्वेश्चन है कि 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अधातु एक द्रव है? कार्बन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या सल्फर। तो जो आपका जो ब्रोमीन होता है ये एक अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी 34 का जो उत्तर हो जाएगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन है कौन रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? तो जो आपका उत्तर होगा मैग्नीशियम सल्फेट लोहा, जिंक सल्फेट लोहा, मैग्नीशियम SO4 प्लस Pb और CSO4 और Fe। तो जो कौन सा अभिक्रिया जो है वो संपन्न होगी? तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉपर सल्फेट के साथ जब लोहा का अभिक्रिया करेंगे तो FeSO4 और Cl प्लस निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि निम्नलिखित अभिकरण में कौन सही व्याख्या करता है? तो जो आपका उत्तर है वो ऑप्शन पहले बी लगा ही हुआ है। तो आपका जो एथोड है यानी कि ये कॉपर 2 प्लस इधर कैथोड पर और सी पर माइनस इस पर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये था पूरा का पूरा चैप्टर 3 तक का क्वेश्चन। इतना पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप लोगों ने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट के वीडियो में। ठीक है, पूरा का वीडियो देखने के लिए